Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव और डिटेल खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। फिक्र की पहली राजनीतिक फाइल्स पंडित नेहरू और शिवाजी से जुड़ी है, वो भी इस सवाल के साथ कि क्या नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी के बारे में विवादित बातें लिखी थी। फिक्र के लेंस से इतिहास को जानेंगे और इस पर हो रही राजनीति को समझेंगे। इसके बाद एक वेब सीरीज पर धर्म वाले कलेश की खबर है। कंधार अपहरण पर आधारित एक वेब सीरीज को लेकर आरोप है कि आतंकियों के भोला और शंकर नाम रखे गए, लेकिन आतंकियों के असली नाम छिपा दिए गए। इस पर मेकर्स ने क्या कहा है और अब कैसे सरकार एक्शन में आ गई है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। आज ये बहुत ट्रेंडिंग खबर रही है और फिक्र में आगे बुलडोजर न्याय की बात होगी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी हो, संदिग्ध हो या दोषी ही क्यों ना हो, संपत्ति नहीं तोड़ सकते। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक फाइट शुरू हो चुकी है। वैसे आज दिल्ली का सियासी तापमान भी थोड़ा ज्यादा ही दिखाई दिया है। इसकी वजह है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी, जिस पर सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। हालांकि अपडेट यह है कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इसके बाद जाति जनगणना के मुद्दे पर आरएसएस का संदेश। संघ ने कहा है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसे राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि महिला कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने नीति और नियत वाले कौन से सवाल उठाए, हम आपको बताएंगे। और आज कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच पर भी कुछ गंभीर आरोप वाले तीर चलाए हैं। कांग्रेस ने उन पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। इस आरोप के पीछे का संपूर्ण सत्य हम आपको फिक्र की फाइल्स में दिखाएंगे। फिर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बीजेपी के सदस्यता अभियान 2024 पर। आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बन गए हैं। बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ नए मेंबर्स को जोड़ने का है, लेकिन आखिर बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, फिक्र के लेंस से जरूर देखेंगे। और जम्मू कश्मीर चुनाव पर आज कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अब तक 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और अंत में आज देश के किसानों के लिए एक शुभ समाचार है। प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, उसने किसानों के लिए 14,000 करोड़ के 7 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा फसल, विज्ञान और बागवानी के विकास के लिए भी योजनाएं मंजूर हुई हैं। लेकिन अब वो खबर जिसमें फैक्ट चेक भी है, जिसमें कई सारे फैक्ट्स भी हैं, जिसमें हिस्टोरियंस भी हैं, और यह पता लगाने की कोशिश है कि आखिर सच क्या है। आज फिक्र का पहला फोकस इतिहास के 2 ऐसे किरदारों पर है जिन पर वर्तमान में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। एक महान योद्धा के नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन पर महाराष्ट्र के लोगों में अपार श्रद्धा है। महाराष्ट्र के लोग उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। और दूसरी शख्सियत का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। और दोनों ही लोगों के नाम पर महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई इस सवाल पर तेज है कि क्या पंडित नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विवादित बातें लिखी थी। यह बहस कहां से शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसके बाद फिक्र के लेंस से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। असल में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। उनकी माफी को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए रविवार को मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाए थे कि पीएम की माफी में अहंकार भरा है। बीजेपी ने बाद में पलटवार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस ने कभी भी शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। फडणवीस ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। फडणवीस ने कांग्रेस और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के से इसके लिए माफी मांगने की भी बात कही थी। सुनिए फडणवीस ने और क्या क्या कहा था। पहिली गोष्ट तर माझा उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे की
नेहरूजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल डिस्कव्हरी ऑफ इंडियामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात काँग्रेसला माफी मागायला लावणार का? काँग्रेसने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुग गिळून बसले आहेत? कर्नाटकमध्ये ज्या प्रकारे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवला, त्याबद्दल ते एक शब्दही का बोलत नाही? पहले याचं उत्तर दिलं पाहिजे। यानी इनका यह कहना है कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सोचिए, पंडित नेहरू पर देवेंद्र फडणवीस ने के इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक विवाद छिड़ गया। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मयान से सियासी तलवारें इस बात पर बाहर निकालनी कि फडणवीस ने नेहरू जी पर अज्ञानता दिखाई है, देश को आधा अधूरा सच बताया है। हालांकि कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना दोनों ने यह बात जरूर मानी है कि चूंकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रहते हुए लिखी गई थी, इसीलिए नेहरू जी के पास उस समय शिवाजी से जुड़ा रेफरेंस मटेरियल नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्शन किया था। देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि नेहरू जी ने तो पहली एडिशन के बाद ही पत्र लिखा। 1936 मार्च में पत्र लिखा, यहीं के एक इतिहासकार को पत्र लिखा और बोला कि मैंने जब जेल में लिखा था मेरे पास रेफरेंस मटेरियल नहीं था। अगले एडिशन में उन्होंने फिर उसको बदला। पंडित नेहरू ने माफी मांगकर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी, तो मेरे से एक गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि मैं समझता था कि देवेंद्र फडणवीस जी पढ़े लिखे इंसान है, उनको अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वो शायद पता नहीं मैंने उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब पढ़ी है या नहीं है, किसी की कई सुनी बातें उन्होंने कही है। जो नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था उसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है वो तो पहले बताएं। ये सिर्फ कहना कि कोई अपमान किया था वगैरह, ये तो बकवास है। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई? फेक नैरेटिव ना डाले ना, हमारा तला है उनको, लोगों के जख्मों पे नमक मत डाल। लोग बहुत गुस्से में, अगर इस तरह का नमक जख्मों में डालेंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे ना। हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दंगा फसाद हो। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इमोटिव इश्यूज जो हैं, जो इमोशनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर राजनीति तेज होती जा रही है। उसी में एक ये नया चैप्टर, नया एपिसोड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहरू जी पर यह राजनीतिक वाद विवाद उनकी किताब को लेकर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला देकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि यह मामला इतिहास की किताब से जुड़ा है, इतिहास से जुड़े दो प्रमुख किरदारों से जुड़ा हुआ है, तो हमने सच जानने के लिए वर्तमान के दो प्रमुख इतिहासकारों से बातचीत की। जेएनयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने टीवी 9 पर पंडित नेहरू के बारे में अपने विचार रखे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर में दो चीज़ें ये फिर कह रहे हैं। एक, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि शिवाजी ने सूरत को लूटा था। सूरत को नहीं लूटा था, सूरत में जो ब्रिटिश की फैक्ट्री थी उसको लूटा था। नेहरू ने जो शिवाजी के लिए वर्ड यूज किया है, लूटेड द सूरत, लूटेड सूरत, ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, मैं साथ साथ दोनों पहलू बताता जा रहा हूं, शिवाजी को कहा था आइडियल गुरिल्ला लीडर। दूसरा उन्होंने कहा था हार्डेंड माउंटेनियर। तीसरा उन्होंने कहा था करेजियस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। शिवाजी एक ऐतिहासिक फिगर है, कोई किसी धर्म के नेता तो नहीं है। तो कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, कुछ लोगों ने उनकी बुराई की इतिहास में।
जदुनाथ सरकार को पढ़ लीजिए जो शिवाजी की पे किताब लिखी है, उसमें तारीफ भी है और नुक्ताचीनी भी है, आलोचना भी है, तो हर एक ही के लिए होगी। फिक्र की टीम ने इस मुद्दे पर रिसर्च की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पन्नों को पलटा है। हमें क्या पता चला है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पंडित नेहरू की जेल यात्राओं के बारे में बताते हैं। कई लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि पंडित नेहरू अपने जीवन में अलग अलग मौकों पर कुल 9 बार जेल गए थे। पहली बार वर्ष 1922 में और आखिरी बार 1942 में। इस दौरान वो लखनऊ जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, नाभा जेल, बरेली जेल, देहरादून, अल्मोड़ा, अलीपुर, अहमदनगर की जेल तक भेजे गए। वो सबसे कम 12 दिन के लिए और सबसे ज्यादा 1041 दिनों के लिए जेल में रहे और उन्होंने वर्ष 1942 से लेकर 1945 तक अहमदनगर की किले वाली जेल में कारावास के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का पहला एडिशन वर्ष 1946 में आया था। पुस्तक के 12वें चैप्टर में शिवाजी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। शिवाजी को पहाड़ी इलाकों के कठोर पर्वतारोहियों के लिए आदर्श गुरिल्ला लीडर बताया। शिवाजी को उस समय की उभरती हुई हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक कहा है। शिवाजी को साहसी बताया है। शिवाजी के नेतृत्व को मजबूत कहा है। यह भी लिखा है कि शिवाजी ने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्होंने राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और एक ऐसी दुर्जय शक्ति तैयार की जिसने मुगल साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। अब आपको वर्ष 1957 का पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक आर्काइव से निकाला गया वीडियो दिखाते हैं। शिवाजी को लेकर जब पंडित नेहरू पर विवादों के पुराने पन्ने पलटे गए तो उस संदर्भ में उनका शिवाजी से जुड़ा यह वीडियो आपको देखना चाहिए। यह वाकया वर्ष 1957 का है। पंडित नेहरू उस समय महाराष्ट्र के दौरे पर थे और वो प्रतापगढ़ किला गए। यहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े पर बैठी एक प्रतिमा का अनावरण किया था। उनकी मूर्ति को बड़ी सी माला पहनाई थी। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में जनता को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने शिवाजी के बारे में क्या कुछ कहा था, आपको सुनना जरूर चाहिए। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र आपकी में अब एक ऐसी खबर जो आज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। मामला नाम को लेकर है और नाम से जुड़ी सेंसिटिविटी को लेकर है। फिल्म मेकर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जनता उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होती है। हम बात कर रहे हैं भोला और शंकर वाली वेब सीरीज कंट्रोवर्सी की। इस विवाद के केंद्र में कंधार हाईजैक की घटना पर बनी वेब सीरीज IC-814 है, जिसका प्रीमियर इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर चल रहा है। अब इस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी कलेश शुरू हो गया है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का आरोप है कि सीरीज में जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम रखे गए हैं। विमान का अपहरण करने वाले आतंकियों को भोला और शंकर के तौर पर दिखाया गया है। पिछले कई घंटे से एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट बॉलीवुड बैन नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीरीज का विरोध करने वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। नंबर 1, जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम ही बताए गए। नंबर 2, आतंकियों की असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। नंबर 3, तथ्यों को वेब सीरीज में गलत तरीके से पेश किया। नंबर 4, वेब सीरीज के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है। और नंबर 5, हिंदुओं की गलत छवि दिखाने की कोशिश की गई है। इस पूरे विवाद को आसान ढंग से समझने के लिए हमने दिसंबर 1999 में हुई इस घटना से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन किया है। शोध के दौरान हमें 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान की कॉपी मिली। इस कॉपी में विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के जो नाम दिए गए थे वो क्या थे, अब जरा ध्यान से देखिए। इब्राहिम अतहर बहावलपुर, शाहिद अख्तर सईद गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची, शाकिर सुकूर सिटी। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में आतंकियों के कोड नेम का भी जिक्र है। कोड नेम का इस्तेमाल वो अपहरण के दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए कर रहे थे। ये कोड नेम है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला,
और शंकर। वेब सीरीज पर विवाद भोला और शंकर इन्हीं दो नामों को लेकर है। हालांकि सरकारी दस्तावेज के आधार पर तो यही लगता है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर नाम नहीं बदले। ये वेब सीरीज पत्रकार सृंजॉय चौधरी और देवी शरण, जो IC-814 फ्लाइट के कैप्टन थे, उनकी पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर पर आधारित है। हमने आपके लिए इस किताब को पढ़ा और जो बड़ी बातें सामने आई हैं उसके अनुसार भी भोला और शंकर नाम वाले तथ्य सही थे। आतंकियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल किया था। किताब में भी यही लिखा गया है। अब इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सूत्रों से खबर है कि नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को मंगलवार को तलब किया गया है। कंटेंट हेड से वेब सीरीज के विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बीच विवाद पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का हिंदू आतंकवाद वाला प्रोपेगेंडा बताकर नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वेब सीरीज पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रही है। That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हिंदू शब्द रखना और हिंदू को आतंकवाद से जोड़ना, कहीं ना कहीं इसमें बड़े षड्यंत्र की बू आती है। तो जिसने ये काम किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। फिल्म जगत पर इस्लामी शक्तियों का प्रभाव है। एक नैरेटिव चलता है ISI का, उसका प्रभाव हो तो क्या इसमें आप जो है संशय है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के हाईजैकिंग की सत्य घटना है। यह विमान 24 दिसंबर 1999 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान को काठमांडू से नई दिल्ली आते वक्त हाईजैक किया गया। इसके बाद आतंकी 176 यात्री और क्रू मेंबर से भरे प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले गए। 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। UAE में ईंधन भरने की एवज में 27 यात्रियों को रिहा किया गया, जबकि 25 साल के रूपेन कटियाल की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बाकी यात्रियों की रिहाई के बदले 36 हाई प्रोफाइल आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद मांगे गए। हालांकि बाद में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा करने पर सहमति जताई। 31 दिसंबर 1999 को जैश सरगना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को तालिबान की मौजूदगी में कंधार ले जाकर छोड़ा गया। अब घटना पर IC-814 नाम की वेब सीरीज बनाई गई है, जिस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी कलेश शुरू हो चुका है। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। अब एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं, जिसको लेकर आज बहुत स्ट्रेट टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट के उस गंभीर सवाल की जो आज बुलडोजर एक्शन को लेकर उठाया गया। बात सुप्रीम कोर्ट की उस चिंता की जो आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए जाहिर की गई। बुलडोजर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में जमकर हो रहा है। चुनावों में यह एक कैंपेनिंग टूल का तरह इस्तेमाल हो रहा है। आज बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गई। तमाम बहस और दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में बड़ा प्रश्न है। आपको पहले देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई आज की सुप्रीम सुनवाई की मुख्य बातें बताते हैं, उसके बाद सरकार का जवाब भी बताएंगे और बुलडोजर वाला इतिहास भी खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी या संदिग्ध, यहां तक कि दोषी की संपत्ति को भी ध्वस्त
नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिकायतों को देखते हुए लगता है कि बुलडोजर एक्शन नियमों का उल्लंघन है। तीसरी बड़ी टिप्पणी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी करेगा। चौथी अहम बात का सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के साथ जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष सुझाव पेश करें, फिर इस मुद्दे का समाधान निकालेंगे। अब 17 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। ये सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई प्रश्नों के जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिए, जो इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट रूम में मौजूद थे। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठा कि दोष साबित होने से पहले ही आरोपियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों हुई, तो जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जो कार्रवाई की गई वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामले में म्युनिसिपल संस्थाओं की ओर से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। वहीं जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया। देश के अंदर 1.5 लाख मकान गिरा दिए गए। ये लोग इंसाफ के मंदिर का डिमोलिशन कर रहे हैं। ये लोग जो है खाली किसी का मकान नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि जो हमारा लीगल पूरा स्ट्रक्चर है इसको उठा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए रेडी है कि वो गाइडलाइन इशू करेंगे कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोई मकान डिमोलिश किया जा सकता है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, इन राज्यों में जो उदाहरण देश के सामने आ रहा है वो पूरी तरह से संविधान को कुचलने वाला है। 17 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करेगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं उन पे लगाम लग सकेगी। इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के लिए, चाहे जिसके ऊपर आरोप लग गया और उस आरोप के आधार के ऊपर आप जाकर के वहाँ बुलडोजर चला करके और उसका जो है वो जीना दूभर कर रहे हो, उसका आशियाना नष्ट कर रहे हो, उसकी बीवी बच्चों को आप तड़पते हुए सड़क के ऊपर छोड़ रहे हो, ये गलत है। और मैं समझता हूँ कि जो भी ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कहीं भी की गई हो, इस तरीके की बिना अपराधी के दोष सिद्धि के उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुए बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख किया है। यह कहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, अब जरा फैक्ट्स देखिएगा, अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वैसे आजकल आपने देखा होगा कि इंसाफ के नाम पर बुलडोजर मॉडल हर जगह बहुत ट्रेंड कर रहा है। पहले लोगों में मौजूद इस डर का नाम पुलिस और कानून था, लेकिन अब यह डर बुलडोजर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, नाम कुछ भी हो, धर्म कोई भी हो, यह बुलडोजर किसी को नहीं छोड़ रहा है। वैसे आज फिक्र में आपको इस बुलडोजर की दिलचस्प यात्रा को देखना चाहिए। शायद बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सबसे पहले कृषि के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का पहला बुलडोजर 18 दिसंबर 1923 को बना और इसका प्रयोग सबसे पहले खेती के लिए किया गया। वर्ष 1946 और 47 में ब्रिटेन में पहली बार बुलडोजर से बर्फ हटाई गई और फिर एहसास हुआ कि बुलडोजर का इस्तेमाल कई कामों में और हो सकता है। फिर इसकी यात्रा
निर्माण कार्यों तक पहुंच गई। लेकिन भारत में अब इस बुलडोजर को इंसाफ का राजनीतिक टूल भी कहा जा रहा है। लेकिन यह समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है, इसीलिए अब बुलडोजर वाला न्याय न्यायाधीश के समक्ष ही पहुंच गया है और आज उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जता दी। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी की संविधान विरोधी चेहरा जो है अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। आगे उन्होंने लिखा है कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी। खैर, फिक्र में अब बात जाति जनगणना पर संघ के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। केरल में आरएसएस के 3 दिनों के मंथन में जाति जनगणना वाले विमर्श की गूंज सुनाई दी। संघ ने कहा कि जाति जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संघ के इस बयान से राजनेता और सियासी पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। इसके बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का नैरेटिव सेट कर रही है। जाति जनगणना पर टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल का जवाब देते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बेहद अहम है। हम हमेशा इन मुद्दों पर सोचते हैं, लेकिन जाति जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए, खासतौर से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना कर सकती है। सबसे पहले आप सुनिए कि संघ ने जाति जनगणना का जिक्र करते हुए और क्या बातें कही, इसके बाद खबर को आगे बढ़ाएं। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. For all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. केरल के पलक्कड़ में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। आज इस बैठक का आखिरी दिन था। जैसे ही इस बैठक से जाति जनगणना पर बयान सामने आया, सियासी गलियारों में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना के पक्ष में है। जाति जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति का सबसे टॉप ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने जाति जनगणना की मांग का खुलकर विरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने के संकेत भी नहीं दिए। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस इसके जरिए हिंदू समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रही है। टीवी 9 संवाददाता अमोद राय ने सूत्रों से जो जानकारी दी है, उसके अनुसार रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जाति पर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोगों का काम है समाज को जाति में बांटकर स्थिति का फायदा उठाना, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, लेकिन इससे अलग हमें संघ की सोच के आधार पर सबको साथ लेकर चलना है। सामाजिक सौहार्द बनाकर रखना हमारा कर्तव्य है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के चलते इस तरह सामाजिक वर्गीकरण की मांग करते रहेंगे। इस बीच संघ के बयान से एक बार फिर से जाति जनगणना पर राजनीतिक बयानबाजी का मीटर ऊपर चल पड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर जाति जनगणना विरोधी होने का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए है, इससे समाज बटेगा नहीं बल्कि जुड़ेगा।
कंगना रनावत जो बोल रही थी वही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है। वो आबादी के हिसाब से इस देश के पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो सोशल जस्टिस की मुहिम है, सामाजिक न्याय का जो उनका आंदोलन है, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मातृ संगठन को आगे किया है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जाति जनगणना पर संघ के बयान को फिक्र वाले लेंस से देखने की जरूरत है। लगता है कि इस मुद्दे पर आरएसएस बीच का रास्ता लेकर चल रहा है। वो इसके खिलाफ नहीं दिखना चाहता। अगर संघ जाति जनगणना का पक्ष ले रहा है तो वो शर्तों के साथ है। जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस देश भर में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश लेकर जन जागरण अभियान चलाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ विपक्ष का स्टैंड एकदम क्लियर है, वो जाति जनगणना से कम के लिए राजी नहीं। फिक्र में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आरएसएस की बैठक पर आपको सूत्रों से एक और अपडेट देना जरूरी है। समन्वय बैठक के समापन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाषण दिया। सूत्रों के मुताबिक अपने भाषण में उन्होंने कहा, संघ के पदाधिकारियों और उससे जुड़े हुए संगठनों को सरकार पर निर्भरता कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना है, उनका उपयोग अपने विवेक के आधार पर करना है। संघ प्रमुख ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि हिंदू समाज के इतर भी अन्य समाज के अच्छे लोगों से संपर्क रखना है और उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। जो विकसित भारत नहीं देखना चाहते हैं, उनसे सतर्क रहना होगा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब बीजेपी से जुड़ी आज की बड़ी खबर। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। आज पार्टी ने फिर से अपने अखिल भारतीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्य बने। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा का जिक्र भी किया, जिस पर हमने एक रील भी तैयार की है। लेकिन पहले आंकड़ों के जरिए समझिए कि बीजेपी की सदस्यता का नंबर गेम क्या है। फिलहाल बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं। पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। टारगेट पूरे होने पर सदस्यों की संख्या 28 करोड़ हो जाएगी। यानी अगले 51 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश होगी। 2014 में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें कुल 11 करोड़ सदस्य बने थे। फिर 2019 में बीजेपी ने दावा किया कि 7 करोड़ नए सदस्य और जोड़े गए हैं और इस बार 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट है। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी के मौजूदा सदस्यों की संख्या 18 करोड़ है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। बीजेपी के सदस्यता अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, जिसमें मिस्ड कॉल, वेबसाइट, नमो ऐप और QR कोड को स्कैन करके पार्टी का सदस्य बना जा सकता है। बीजेपी ने हर बूथ से लगभग 200 औसत सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और लगभग 10 लाख से अधिक बूथ हैं। इस तरह से बीजेपी के 20 करोड़ सदस्य तो बनेंगे ही, ऐसा अनुमान है। वैसे इस सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी ने 15,000 मंडलों में से 9,000 में वर्कशॉप करके ट्रेनिंग दी है। बीजेपी ने इस अभियान में 10 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय तौर पर लगाया। वैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण अभी इन राज्यों में सदस्यता अभियान चुनाव के बाद चलाया जाएगा। वैसे जिस शिद्दत के साथ बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करती है, इसका उन्हें चुनावी फायदा भी मिलता है। आज सदस्य बनने के बाद खुद पीएम ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि एक मिशन है।
ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा, अनेकों पीढ़ियां खप गई हैं। वर्तमान पीढ़ी के अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर के ये दल लोगों के दिलों में जगह बना पाया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता विचारधारा का वाहक। हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का भी काम करते हैं, जो सरकार को हमेशा जनता के साथ जोड़कर। श्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़ी नेताओं ने आज ही बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ली। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, साथ ही राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी भी है। कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से हर 6 साल में सदस्यता अभियान नहीं करता। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिस पर गर्व है। वैसे कई लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही पार्टी का सदस्य है तो फिर से उसे सदस्य बनाने की जरूरत क्यों होती है। दरअसल बीजेपी के संविधान के मुताबिक हर 5 से 6 साल बाद नए सिरे से सबको फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े के अनुसार कोरोना के कारण पिछला सदस्यता अभियान सही से नहीं चल पाया था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर चलेगा। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। अब खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। जिक्र आज की द बिग कंट्रोवर्सी का। इसका केंद्र देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक है। खबरों की दुनिया में आज फिर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी की चीफ माधवी बुच ट्रेंड करने लगी। माधवी पुरी पर यह विवादों का राउंड 2 है। इस बार यह तूफान किसी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से नहीं उठा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि माधवी पुरी आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी यानी एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए भी 2017 से 2024 के दौरान माधवी बुच आईसीआईसीआई बैंक से नियमित वेतन ले रही थी, जो करीब 17 करोड़ है। उन्होंने कहा कि 2021 से 2023 के बीच माधवी पुरी को ईसॉप पर टीडीएस भी मिला था। यह रकम 1 करोड़ 10 लाख थी, जिसका भुगतान आईसीआईसीआई बैंक ने किया। ईसॉप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान से है। इसमें व्यक्ति किसी भी संगठन के कर्मचारी के रूप में एक निर्धारित अवधि में अपनी कंपनी से इक्विटी अर्जित करने का विकल्प रखते हैं। इस प्लान में कंपनी अपने कर्मचारी को वेतन से अलग बहुत ही कम कीमत या शून्य लागत पर स्टॉक ऑफर करती है, जिसे कर्मचारी एक तय समय सीमा के बाद कैश करवा सकता है। खैर, लौटते हैं खबर पर। कांग्रेस ने दस्तावेज के हवाले से उनकी सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर जारी किया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2018 और 19 में आईसीआईसीआई बैंक में माधवी बुच की तनख्वाह 422% तक बढ़ गई। कांग्रेस के मुताबिक 2017 से लेकर 2024 तक अगर कुल मिलाकर देखें तो बैंक से उन्हें 16 करोड़ 80 लाख रुपए मिले, जबकि इसी दौरान सेबी से उन्हें 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिले। यानी सेबी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पैसे माधवी बुच को बैंक ने दिए हैं। माधवी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी। वो 2 मार्च 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और हितों के टकराव से जुड़ा मामला है। एक साथ 3 जगहों से सैलरी लेना सेबी के नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। माधवी बुच के खिलाफ आरोपों की फाइल खोलते हुए पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली समिति में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल हैं। तो क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी? सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, कोई भी पूरी इंड्यूसमेंट हो रहा है। पहला गैर कानूनी काम, सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा है। तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। तो चलिए सरल भाषा में यह समझते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं तो क्या माधवी बुच ने कोई कानून तोड़ा है? हमने इस पर रिसर्च की, सेबी के नियम देखे। कांग्रेस कह रही है कि माधवी बुच ने सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन किया है। सेक्शन 54 कहता है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो वेतन पर हो या मानद पद पर, सेबी से बाहर कहीं और काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करना चाहे तो इसके लिए सेबी चेयरमैन की मंजूरी लेना अनिवार्य है। कांग्रेस ने माधवी बुच के काम को सेक्शन 5 का उल्लंघन भी बताया है। सेक्शन 5 में WTM यानी होल टाइम मेंबर का जिक्र है। होल टाइम मेंबर मतलब कोई भी पूर्णकालिक सदस्य। इस सेक्शन के मुताबिक ऐसा कोई भी सदस्य किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। आपको बता दें, माधवी बुच 2017 से 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहीं। उसके बाद उन्होंने सेबी प्रमुख का पद ग्रहण किया। दिन भर चले विवाद और घमासान के बाद कुछ देर पहले आईसीआईसीआई ग्रुप ने इस मामले पर अपना लिखित बयान जारी किया। सफाई में क्या कहा गया? आईसीआईसीआई बैंक या इस ग्रुप की किसी भी कंपनी ने माधवी पुरी बुच को रिटायरमेंट के बाद कोई सैलरी या ईसॉप नहीं दी है। रिटायरमेंट के बाद जो लाभ किसी कर्मचारी को मिलता है वही माधवी बुच को दिया गया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में काम करते हुए माधवी बुच को कंपनी की नीतियों के मुताबिक ही भुगतान किए गए। आपको बता दें कि माधवी बुच ने आईसीआईसीआई ग्रुप के अलग अलग पदों पर 12 वर्षों तक काम किया है। 1997 से 2002 तक वो मार्केटिंग सेल्स की हेड रहीं। फिर 2002 से 2003 तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हेड रहीं। इसके बाद 2006 से 2009 तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं, जबकि 2009 में उनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सीईओ बनाया गया। इस पद पर वो 2011 तक रहीं। वैसे पिछले महीने माधवी बुच पर काफी विवाद हो चुका है। अगस्त में अमेरिका की जो शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है जो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। हालांकि माधवी बुच ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। खैर, फिक्र में अब बात युद्ध की करते हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में स्कैंडर मिसाइल से हमले की बारिश कर दी है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की पीस समिट की बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त पुतिन के ऑर्डर के बाद कीव खार्किव में जमकर बारूद बरसे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल 150 ड्रोन से जो हमला किया गया रूस पर, उसके बाद कीव पर यह अटैक बदले के तौर पर देखा जा रहा है। आसमान से भीषण अटैक हुआ और तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई ये मिसाइल इस बात का सबूत है कि रूस जंग में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रूस ने खार्किव के एक बड़े शॉपिंग सेंटर को इस्कंदर मिसाइल से दहला दिया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अब मिसाइल अटैक के इस खौफनाक मंजर को देखिए।
रूस ने खार्किव के इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया। ताबड़तोड़ मिसाइल्स की बारिश से ये पूरा इलाका थर्रा गया। इन हमलों में 5 की मौत हुई और 55 लोग जख्मी हुए। लेकिन रूस के हमले सिर्फ खार्किव तक ही सीमित नहीं थे। रूस ने यूक्रेन में खार्किव से 489 किलोमीटर दूर राजधानी कीव को भी दहला दिया। दोनों शहरों के बीच 5 घंटे 35 मिनट की दूरी को रशियन मिसाइल्स ने मिनटों में नाप लिया और कीव में भीषण तबाही मचाई। कीव में सूरज उगा भी नहीं था कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बारूद की बारिश कर दी। कीव पर रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया। ये डरी सहमी आवाजें कीव में रहने वाले उन लोगों की हैं जिनकी आंखों के सामने रूस की मिसाइल्स और ड्रोन इमारतों पर गिर रहे थे। रूस ने कीव के 4 इलाके दहला दिए, साथ ही मिलिट्री सेंटर्स पर भी टारगेट किया। और अब न्यूज टॉप 9। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया गिरफ्तार। घटना पर इंसाफ की मांग कर रही बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन, ममता से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 90 में से 49 सीटों पर चर्चा, 30 पर उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के हवाले से खबर, आज की बैठक में विनेश फोगाट, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नाम पर चर्चा नहीं हुई। बीजेपी ने देश में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। पीएम मोदी टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी के पहले सदस्य बने। पीएम ने कहा, पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाही। राउज एवेन्यू कोर्ट में चौटाला ने अपना बयान दर्ज कराया। 19 सितंबर को केस की अगली सुनवाई। शंभू बॉर्डर खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर पहली बैठक बुलाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकी हमला। आतंकियों की गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। हमले के बाद सेना ने चलाया आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड। हिमकोटी के पास कटरा वैष्णो देवी रूट पर पहाड़ी का मलबा गिरा, 2 महिलाओं की मौत, 3 लोग जख्मी। कनाडा के वैंकूवर में पंजाब के मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के घर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट में एक्टर सलमान खान से रिश्तों का भी जिक्र। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कुमार नितेश ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 29 साल के नितेश ने टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडल विनर को 1 घंटे 20 मिनट में चले मुकाबले में हराया। 2009 में एक रेल दुर्घटना में नितेश ने अपना पैर खो दिया था।